हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माई सेल्फ प्रवीण पांडे। और चैप्टर 1 आपका जो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में आपने जो सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सर्किट थ्योरी। तो आई होप वो सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। और वहां पर मैंने नंबर ऑफ एमसीक्यूज 23 एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज भी मैंने आपको जो करवा दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप वहां पर प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई जो डाउट होता है तो आप आराम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास यहां पर क्या है, डीसी सर्किट एनालिसिस एंड थ्योरम्स। ठीक है ना, यहां पर हम लोग जो डीसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे और यहां पर थ्योरम्स के बारे में, जैसे आपका जो है थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, ये सारी चीजों के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे। हाँ, ये बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग सिर्फ जो है बेसिक आइडिया लेने वाले, क्योंकि हम यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत डेप्थ में लेकर के नहीं जाएंगे, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे पास एक अलग से सब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, बेसिक चीजों को लेकर के मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट चैप्टर है डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो फर्स्ट जो हमारे पास चीजें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर नेटवर्क में क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, यहां पर आपके पास वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी जो भी चीजें हैं, जनरेटर्स हो गए, ये सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। मतलब क्या है, बेसिकली वहां पर आप जो है वेरियस एलिमेंट्स को आप जो है वहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, वेरियस एलिमेंट्स को आप जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। बट देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द सर्किट। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज भी होते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द सर्किट। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब सिर्फ इतना है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है बस ये। ठीक है ना, ठीक है, किसी भी फॉर्म में यहां पर जो है कंबाइन हो सकता है। बट अगर कहीं पर भी आपके जो है सर्किट लिखा हुआ है, तो जो अगर आपके पास यहां पर कहीं पर भी जो है सर्किट मेंशन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा आपका जो है क्लोज्ड पाथ होगा। ये हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड पाथ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी सर्किट के बारे में बात कीजिएगा तो वो हमेशा जो क्लोज्ड रहेगा। वहां पर इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स लगे होंगे, उसके थ्रू जो सर्किट होगा वो आपका जो क्लोज्ड होगा। मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ होगा, पूरा कोई एक क्लोज्ड लूप बना रहा होगा जिसमें आपकी करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो उसको यहां पर आपका जो है नेटवर्क और सर्किट में बस आपका ये मेन अंतर है कि जो नेटवर्क होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, बट जो सर्किट होगा वो हमेशा क्लोज्ड होगा। तो ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंस होता है सर्किट और नेटवर्क्स के बारे में। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहां पर हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले, जैसे हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, या फिर एक्टिव सोर्सेस क्या होते हैं, या फिर पैसिव सोर्सेस क्या होते हैं, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, एक्टिव, रिएक्टिव, ये सारी चीजों के बारे में जो है यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं एक्टिव सोर्सेस को लेकर के। और एक बात समझिएगा, जो यहां पर डेफिनेशन बताऊंगा उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजों में लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्टिव सोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसिव सोर्स। तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि यहां पर जो है एक्टिव सोर्स जो है क्या होते हैं। ठीक है ना, लेट अस राइट इट, देखते हैं कि एक्टिव सोर्सेस यहां पर जो है क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, एक्टिव सोर्सेस है। ठीक है, तो एक्टिव सोर्सेस का मतलब ही क्या है, जो आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज द विच प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सर्किट। मतलब क्या है, जो भी आपके जो, अगर आपके पास कोई भी सर्किट लगा हुआ है, उसमें जो एनर्जी गिविंग जो एलिमेंट है अगर वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सोर्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स आपका एनर्जी दे रहा है। ठीक है, करंट सोर्स हो गया, तो वो भी आपका एनर्जी जो है दे रहा है। तो ये जो भी आपकी एनर्जी जो प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सोर्स बोलते हैं। ये बात क्लियर है। एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द एक्टिव सोर्सेस। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स, यहां पर क्या है, करंट सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स। इसके बाद हमारे पास जनरेटर भी हो सकता है, क्योंकि जनरेटर भी आपका जो है यहां पर प्रोवाइड करता है
वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरेटर भी इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको जो पता ही है कि एक्टिव सोर्स का मतलब क्या, जो आपका जो यहाँ पर एनर्जी दे रहा है, और वो भी क्या, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या फिर जनरेटर। यहां तक की डेफिनेशन आपको जो है पता है। बट यहाँ पर डेफिनेशन में एक आपका जो है और भी चेंज है कि एक्टिव सोर्सेस आपके जो है वो सोर्सेस होते हैं बेसिकली जो आपके जो है एनर्जी तो देते हैं, लेकिन साथ में वो आपके पावर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर किसी भी जगह कोई भी ऐसा सोर्स लगा हुआ है जो आपके पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो उसको भी हम लोग एक्टिव सोर्स में ही काउंट करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ ट्रांजिस्टर्स का, तो ट्रांजिस्टर्स को हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि वो आपकी जो है जो भी पावर की लेवल है वो उसको जो है एम्पलीफाई कर रहा है। तो अगर वो पावर की लेवल को एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब वो भी उसको भी हम लोग एक्टिव सोर्सेस में काउंट करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसे सोर्सेस होते हैं जो आपके पावर को एम्पलीफाई करते हैं, उसको भी हम लोग एक्टिव सोर्सेस में गिनते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव सोर्स तो एक तो वो हो गए जो आपके जो है एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो हो ही गए, लेकिन जो पावर को इंक्रीज करते हैं उसको भी हम लोग एक्टिव सोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, मतलब क्या है, बेसिकली जो आपके पावर गेन को प्रोवाइड करते हैं, क्या ये आपके क्या करते हैं, पावर गेन को प्रोवाइड करते हैं इन द सर्किट, ठीक है ना। तो इसका मतलब पावर गेन, अगर मैं बोलूंगा कि पावर इंक्रीज कर रही है, तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर जब आप यूज करते हैं तो आपको जो पावर को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो ए ट्रांजिस्टर भी इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव सोर्सेस, ठीक है। बात क्लियर है। डायोड क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड हमेशा जो है पावर को कंज्यूम करता है, वो कभी भी पावर को जो है इंक्रीज नहीं करता है। तो डायोड इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द एक्टिव सोर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहां पर जो है और भी यहां पर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ओपैम में आपको पता है कि ओपैम क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो आपने इनपुट जो है नॉइज सिग्नल या फिर कुछ भी आपने जो है उसमें जो इनपुट दिया होगा, बहुत ही कम इनपुट होता है, लेकिन बाद में वो आपका बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक उसका जो है आउटपुट आपका इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से बाद में आपको जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मिलता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, इनपुट आपने कम दिया लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पावर को एम्पलीफाई कर दिया। तो पावर जहां पर भी आपकी एम्पलीफाई होती है, वो सारे सोर्सेस को हम लोग यहां पर एक्टिव सोर्सेस में लेते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने दो डेफिनेशन बताई है, एक तो जो आपकी सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, साथ में जिसकी वजह से आपका जो पावर इंक्रीज कर रहा है। तो पावर इंक्रीजिंग एलिमेंट को भी हम लोग एक्टिव सोर्सेस में काउंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ओपैम भी इसका जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। ये भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। जनरेटर्स हो गए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं, मतलब जैसे वोल्टेज सोर्स या फिर जो है करंट सोर्स, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेस बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एक्टिव सोर्सेस। एक बात मुझको आप ये बताइए, चार्ज कैपेसिटर या फिर चार्ज इंडक्टर क्या यहां पर एक्टिव सोर्स की तरह काम कर सकता है? क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके पास एक वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो क्या वो आपका जो है वोल्टेज, जो आपका चार्ज कैपेसिटर है या फिर चार्ज इंडक्टर है, जो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो क्या उसको भी हम लोग एक्टिव सोर्स में काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्टिव सोर्सेस वो होते हैं जो आपके इनफाइनाइट टाइम तक जो है पावर को जो है देते रहेंगे या फिर एनर्जी को देते रहेंगे। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, उसके क्रॉस एक वोल्टेज तो प्रेजेंट है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट वो आपका वोल्टेज जो है थोड़ी ही देर के बाद जो है लीक करके खत्म हो जाएगा। कभी भी आपके पास कोई ऐसा कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो आपका इनफाइनाइट टाइम तक वोल्टेज को स्टोर कर सके। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके एनर्जी गिविंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट टाइम तक जो है वहां पर पावर को दे सकते हैं या फिर एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट चार्ज कैपेसिटर और चार्ज इंडक्टर जो होते हैं ये आपके मोमेंटरली चार्ज होते हैं, फिर आपके जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपने सर्किट में कुछ भी नहीं लगाया है तो भी ये आपके जो कुछ देर के बाद आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लीकेज। तो वहां पर क्या होता है, लीकी कैपेसिटर और लीकी इंडक्टर प्रेजेंट होते हैं। कभी भी आपका जो है आइडियल कैपेसिटर या फिर आइडियल इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो आपके चार्ज को इनफाइनाइट टाइम तक स्टोर कर सके। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज कैपेसिटर और चार्ज इंडक्टर कभी भी पूछेगा तो उसको हम लोग एक्टिव सोर्सेस में नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहां पर क्या है हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसफॉर्मर यहां पर क्या है। ट्रांसफॉर्मर अगर आप जो है देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है, अगर आपके पास एक जो है बेसिक ट्रांसफॉर्मर है और इसमें ये आपका जो है प्राइमरी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर में जो आपका प्राइमरी का पावर होता है वही आपका सेकेंडरी का पावर होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, केवीए आपका कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है, किलोवोल्ट एम्पियर का V इंटू ए का मतलब क्या हो गया, पावर हो गया। इट इज कॉल्ड एज द पावर, एपरेंट पावर कह रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं। बेसिकली पावर आपकी जो है तीन टाइप्स की होती है, एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव।
वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट यहां पर इतना बस समझिए कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर आपका जो है सेम रहती है, पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर पावर कांस्टेंट है इट मींस दैट कि ये बात हम लोग यहां बोल सकते हैं कि यहां पर पावर एम्पलीफाई नहीं हो रही है। अगर यहां पर पावर एम्पलीफाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसको हम लोग एक्टिव सोर्सेस में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर होगी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव सोर्स एंड द पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स आपके वो होते हैं जो आपके एनर्जी को सप्लाई करते हैं, पावर को एम्पलीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव सोर्स। द बेस्ट एग्जांपल इज दैट हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, जनरेटर्स हो सकते हैं, ओपैम हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, दिस ऑर कॉल्ड एज द एक्टिव सोर्सेस। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक बात और बताता हूं, इस चीज को और भी अपने दिमाग में रखिएगा कि सपोज दैट कि कभी भी यहां पर एक्टिव सोर्सेस के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर P इज इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू आई तो आएगा, ठीक है ना। ये तो आपका जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई आपका जो है पावर का डेफिनेशन हो गया। बट एक्टिव सोर्सेस में हमेशा पावर आपकी जो है नेगेटिव आती है, ध्यान दीजिएगा, पावर आपकी जो है नेगेटिव आती है इन केस ऑफ द एक्टिव सोर्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पावर के कंजप्शन को, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमने पावर के कंजप्शन को पॉजिटिव मान रखा है। मतलब क्या है, अगर मैं कहीं पर भी P इज इक्वल टू V इंटू आई लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये यहां पर क्या है, पावर आपका जो पॉजिटिव है, तो यहां पर पावर आपका जो कंज्यूम हो रहा है, जहां पर भी पावर पॉजिटिव होगा उसको हम लोग पावर कंज्यूम, वहां पर पावर जो कंज्यूम मानते हैं, और जहां पर भी पावर नेगेटिव होगा वहां पर पावर सप्लाइड मानते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जहां पर भी पावर आपका जो पॉजिटिव होगा वहां पर पावर को कंज्यूम मानेंगे कि वहां पर पावर आपका कंज्यूम हो रही है, और जहां पर भी पावर आपका नेगेटिव आएगा वहां पर हम लोग मानते हैं कि पावर आपकी जो है सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये आपका जो है यहां पर पावर आपकी जो कंज्यूम हो रही है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां पर पावर आपकी जो कंज्यूम हो रही है, और जहां पर भी पावर कंज्यूम होती है उसको हम लोग पैसिव सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली। एक्टिव एलिमेंट्स वो हो गए जहां पर आपके पावर को सप्लाई कर रहे हैं, पैसिव एलिमेंट्स आपके वो हो गए जो आपके पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो पैसिव एलिमेंट्स, ये आपका यहां पर पावर पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज द रेफरेंस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये रेफरेंस है और यही हर जगह फॉलो होता है। ये रेफरेंस आपके नेटवर्क्स में भी सेम टू सेम फॉलो होता है, कहीं पर भी गलती करने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, जब भी पॉजिटिव रहेगा पावर इट मींस दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द पैसिव एलिमेंट विच इज कंज्यूमिंग द पावर, ठीक है ना। और जहां पर भी पावर आपका जो है नेगेटिव होगा दैट इज डिलीवरिंग द पावर, मतलब क्या है, दैट इज वो आपका सेंड कर रहा है, पावर को वो दे रहा है, सर्किट को पावर को सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है ना। तो पावर इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है फॉर द पैसिव एलिमेंट्स, ये आप किसके लिए हो गया, फॉर द पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पावर जो आपकी नेगेटिव रहेगी हमेशा आपके जो है एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होगी, एक्टिव सोर्स या फिर जो है एक्टिव एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पावर पॉजिटिव और पावर नेगेटिव, बहुत ही सिंपल बात है, और यहां पर इस चीज को आराम से इजी आप जो याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से हो गए, आपके वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए और ओपैम्प हो गए। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पैसिव एलिमेंट है। और पैसिव एलिमेंट को यहां पर जो है देखते हैं कि पैसिव एलिमेंट बेसिकली जो है कैसे यहां पर होते हैं और यहां पर ये कैसे काम करते हैं, और यहां पर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं पैसिव एलिमेंट्स के, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पैसिव एलिमेंट्स में आपके वो एलिमेंट्स आते हैं जो आपके पावर को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, जो आपके पावर को कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट्स, पावर कंज्यूमिंग मतलब जो पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, RLC आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। ये सारे आपके जो पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, पावर को जो ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पैसिव एलिमेंट्स वो हो गए जो आपके पावर को जो कंज्यूम करते हैं। और यहां पर अगर मैं पावर की साइन के बारे में बात करता हूं तो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया है कि पावर इज पॉजिटिव फॉर द कंज्यूमिंग एलिमेंट्स, मतलब क्या है, जहां पर आपका जो पावर कंज्यूम होगा दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव एलिमेंट्स। और पैसिव जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, इस बात को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो पावर विल बी क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना।
इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू वी इंटू आई, इट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस। और यही सेम चीज आपकी हर जगह फॉलो भी होती है, इट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस। ये आपका आगे भी फॉलो होगा, इन केस ऑफ द नेटवर्क्स भी यही चीज फॉलो होती है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात मुझको आप ये बताइए, तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई कि बेसिकली आपके जो एक्टिव एलिमेंट्स और आपके जो पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जो आपके जो पावर को इंक्रीज करते हैं या फिर कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं एनर्जी को, ठीक है ना। पैसिव एलिमेंट्स आपके जो वो होते हैं जो आपके एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव एलिमेंट्स। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, RLC, मतलब क्या, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर्स हो सकते हैं या फिर कैपेसिटर्स होते हैं, दे आर द एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट्स। वो आपके जो एनर्जी होती है उसको जो है कंज्यूम करते हैं, फिर पावर को कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल और जो है बाइलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं और पढ़ते हैं कि वहां पर सबसे पहले देखते हैं बाइलैटरल क्या होता है। तो बाइलैटरल आपके जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाइलैटरल। तो बाइलैटरल का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि आपका जो है डायरेक्शंस के बारे में हो रहा है, मतलब जो है अगर मैं यूनी बोल रहा हूं तो एक डायरेक्शन और जो है बाई बोल रहा हूं मतलब जो है दो डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका वी आई जो रिलेशनशिप होता है, मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ओम्स लॉ मतलब क्या है, वी आई है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी और आई के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो जो वी आई का रिलेशनशिप होता है अगर आपका सेम रहता है बोथ द डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, भी टेंशन मत लीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। मैं पहले लिख देता हूं कि वी आई रिलेशनशिप इज सेम इन बोथ डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि वी आई का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो आपका जो है दोनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। मतलब करंट अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है, लेट अस टेक, यहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, करंट अगर इधर से इधर फ्लो हो रही है तो भी जो आपका जो है यहां पर जो रिलेशनशिप आना चाहिए V इंटू आई का, मतलब V और I के बीच का जो रिलेशनशिप आना चाहिए, चाहे करंट इधर से फ्लो हो रही है और चाहे करंट इधर से फ्लो हो, दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो उसका V और I के बीच का रिलेशनशिप चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर है। अच्छा, V और I के बीच का रिलेशनशिप जो है चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर डायोड ले लिया, ठीक है ना। तो डायोड में आपको पता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब करंट ऐसी फ्लो होती है तभी आपका यहां पर जो है डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स में डायोड आपका जो कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आपका यहां पर डायोड कंडक्ट करेगा और रिवर्स में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इट मींस दैट कि डायोड में सिर्फ आपका जो है एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। इट मींस दैट डायोड इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट आपकी जो फ्लो हो रही है। या फिर आप बोल सकते हैं कि V और I का जो रिलेशनशिप है वो इस डायरेक्शन में जो है वो आपका इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में आपका जो कंडक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर रहा। बस सिंपल सी बात यह है यहाँ पे, मतलब अब यहां पर ये जो आपका जो मैंने जो है यहां पर जो लिखा हुआ है इसको भूल जाइए। आप देखिए यूनिलैटरल एलिमेंट्स आपके जो बाइलैटरल एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जिसमें आपके जो है दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चीजें जो है दोनों डायरेक्शन में सेम आती हैं। बट यूनिलैटरल एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको जो है करंट फ्लो सकती है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी, या फिर जो है कुछ जो इफेक्ट इधर से होगा वो इफेक्ट इधर से नहीं होगा, या जो इफेक्ट इधर से होगा वो इफेक्ट इधर से नहीं होगा। मतलब क्या है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द यूनिलैटरल एंड द बाइलैटरल। तो बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी है। अच्छा, लेट अस टेक कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पर बाइलैटरल में सपोज दैट कि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा हूं, तो करंट अगर इधर से फ्लो हो और करंट अगर इधर से फ्लो हो तो क्या इसके V और I के बीच में क्या कुछ चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। V और I आपका जो है सेम रहता है, करंट किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज ए बाइलैटरल एलिमेंट। अच्छा, इंडक्टर ले लिया तो यहां पर हमारे पास क्या नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस टेक कि यहां पर मैंने जो है इंडक्टर ले लिया, तो अगर मैं यहां पर नेक्स्ट जो है इंडक्टर ले लूंगा तो क्या होगा, इंडक्टर में भी आपकी जो करंट जो है बोथ डायरेक्शन से फ्लो होती है, तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इंडक्टर इज आल्सो ए बाइलैटरल एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में भी बोथ डायरेक्शन में अगर आपकी जो करंट फ्लो होती है तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, V और I का रिलेशनशिप जो होगा वो आपका सेम होगा on the both sides. It means that it is called as the bilateral element. तो R, L, C ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, bilateral elements बोलते हैं, ठीक है। बट
डायोड इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द यूनिलैटरल। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर होगी। यूनिलैटरल एलिमेंट्स आपके वो हो गए जिसमें सिर्फ आपकी जो एक डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो सकती है, या फिर आपके जो है जो एक डायरेक्शन में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो रिलेशनशिप सेकंड वाले डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो RLC आर कॉल्ड एज द बाइलेटरल एलिमेंट एंड डायोड इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई, ठीक है ना। यूनिलैटरल और बाइलेटरल क्या हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लीनियर और नॉन लीनियर। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली जो लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगा तो वहां पर थ्योरम्स हर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है और कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो रिलेशनशिप जब मैं बताऊंगा तो उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स आपके किस टाइप के हो सकते हैं और वो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहां पर जो डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो रही होगी। यहां पर आपको जो कितनी सारी बातें अभी आपको क्लियर हो चुकी हैं कि यहां पर एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बाद यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको जो क्लियर हो गया है।